उसके अंदर 2 और क्वेश्चंस थे। शुरुआत में जब पैटर्न्स की क्लास 1 हुई थी तो मैंने एक पीडीएफ शेयर की थी जिसमें बताया था ये एडवांस पैटर्न के क्वेश्चन हम सॉल्व कर रहे होंगे। तो उसमें से सारे क्वेश्चंस जो हैं आपको लेक्चर्स की फॉर्म में मिल गए होंगे, प्लस लास्ट के 2 क्वेश्चंस थे यूजिंग सम नंबर्स। तो वो वाले जो पैटर्न के क्वेश्चन हैं 2 क्वेश्चंस, उनको आज हम क्लास के अंदर लाइव बैठकर सॉल्व करेंगे। तो दिस इज अ बोनस लाइव क्लास एंड ये हमारी फर्स्ट लाइव है। सो काफी सारे स्टूडेंट्स ने ज्वाइन कर लिया। आई होप काफी सारे स्टूडेंट्स साथ के साथ अभी ज्वाइन करते रहेंगे। मैं होप करती हूँ कि आप थोड़ा सा पेपर पेन निकाल के रख लेंगे, नहीं तो अपने कंप्यूटर पर ज्वाइन किया है तो अपने एडिटर को जरूर खोल लेंगे ताकि हम साथ के साथ एंगेज रह पाए, हमें साथ के साथ समझ में आए। मैं कुछ आपको कैलकुलेट करने के लिए बोलूं तो वो हम साथ के साथ कर सके। ठीक है, स्टार्ट करते हैं अपने फर्स्ट क्वेश्चन के साथ। ओके, तो मैं अपनी स्क्रीन शेयर कर देती हूँ। आई होप सबको मेरी स्क्रीन जो है वो विजिबल होगी। ओके, काफी सारे स्टूडेंट्स हैंड रेज कर रहे हैं, तो ये हैंड अभी रेज मत करो क्योंकि अभी हम शुरुआत करने वाले हैं अपने टॉपिक की, तो अभी इतने कोई सवाल नहीं होंगे जिनको हम आंसर कर रहे होंगे। हैंड रेजिंग के लिए बाद में हमें अपॉर्चुनिटी मिलेगी, तो बाद में हम देख रहे होंगे। शुरुआत करते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन जिसको आज हम सॉल्व करेंगे उसका नाम है नंबर पिरामिड। तो आई होप कि कल वाला जो चैप्टर है सभी ने अभी तक देख लिया होगा। तो उसी सेम अप्रोच को जो आज तक हमने जिस अप्रोच को यूज करके पैटर्न्स के सवाल सॉल्व किए हैं, सेम अप्रोच को हम यूज करने वाले हैं। तो कोई ऐसा स्टूडेंट है जिसने कल वाले सवाल नहीं देखे वो भी देख सकता है, कोई बात नहीं। इसको देखने के बाद आपको शायद ज्यादा समझ में आएगा। पर जिस स्टूडेंट ने कल वाले सवाल देख लिए, कल वाले सारे सवाल समझ में आ गए, उनको बिल्कुल मक्खन लगेगा आज वाला जो 2 क्वेश्चन हम सॉल्व करने वाले हैं। इस क्वेश्चन का नाम है नंबर पिरामिड। अब नंबर पिरामिड, पिरामिड क्या नाम है? पिरामिड इसलिए है क्योंकि इसकी शेप पिरामिड की जैसी है। इसमें हमें काफी सारे नंबर्स को प्रिंट करना है। और किस तरीके से प्रिंट करना है? पहली लाइन पर अगर मैं देखूं तो ये 1 मेरे लिए प्रिंट हुआ है। नेक्स्ट लाइन पर मेरे लिए 2 and 2 प्रिंट हुआ है। और एक चीज मुझे नोट करनी है, ये 2 और 2 के बीच में स्पेस है और मेरा जो 1 है इसके डायरेक्टली ऊपर प्रिंट हुआ है। थर्ड लाइन की बात करूं तो यहाँ पर 3 3 3 प्रिंट हुआ है और बीच में एक खाली स्पेस भी प्रिंट हुई है जिसके डायरेक्टली ऊपर मेरी ऊपर वाली लाइन में 2 and 2 प्रिंट हुए हैं। तो इस तरीके से काफी सारे डिफरेंट नंबर्स मेरे पास प्रिंट हुए हैं और मुझे इन्हीं सेम नंबर्स को अब अपने कोड की हेल्प से प्रिंट करवाना है अपने कंसोल विंडो के ऊपर। काफी सारे स्टूडेंट्स पूछ रहे हैं रिकॉर्डिंग बाद में मिलेगी क्या? हाँ, तो हाँ, रिकॉर्डिंग बाद में मिल जाएगी। इन केस कुछ पार्ट रह जाता है या आपको नोट्स बनाने हैं बाद में बैठकर, बट मैं सजेस्ट करूंगी आप साथ के साथ लिख लें। अब नंबर पिरामिड, सबसे पहले पैटर्न्स के अंदर हमने 2-3 स्टेप्स की बात की थी जिनको हम यूज करते हैं अपने पैटर्न्स के सवालों को सॉल्व करने के लिए। इनमें से सबसे पहला स्टेप हमारे लिए होता था टू फिगर आउट कि हमारा आउटर लूप हम कैसे लिखेंगे। नेस्टेड लूप्स की फॉर्म में हम अपने सारे पैटर्न्स के सवालों को सॉल्व करते हैं। उसमें एक बाहर वाला लूप होता है हमारा आउटर लूप, उसके अंदर एक छोटा लूप होता है हमारा इनर लूप। सबसे पहले हमें फिगर आउट करना होता है हमारा आउटर लूप क्या होगा। और आउटर लूप को फिगर आउट करने के लिए मैंने एक ट्रिक बताई थी कि क्या करना है, अपने नंबर ऑफ रोज गिन लो, 1 रो, 2nd रो, 3rd रो, 4th रो, 5th रो। तो क्या होगा, मेरा जो आउटर लूप होगा उसमें मेरा जो आइटरेटर है वो 1 से लेकर 5 तक जाएगा। ये जो नंबर पिरामिड है ये n = 5 के लिए प्रिंट हुआ है। अगर कभी आपसे पूछ लिया जाता है पैटर्न्स का सवाल तो उसमें आपको n दिया होगा और n की वैल्यू भी बताई जाएगी। तो यहाँ पे मेरे n = 5 के लिए मेरा ये एग्जैक्ट पैटर्न मेरे पास प्रिंट होकर आया है। अब इसके अंदर मैंने फिगर आउट किया मेरा आउटर लूप I = 1 से 5 तक चलेगा। इसका क्या मतलब है, मेरा आउटर लूप कुछ ऐसा दिखेगा, int I = 1 to 5। क्या मैं कह सकती हूं ये मेरा 5 ही मेरा n है, तो मेरा आउटर लूप 1 से लेकर n तक चलेगा। अब मेरा सेकंड स्टेप होगा फिगर आउट करना कि मुझे प्रिंट क्या करना है। मैंने पता कर लिया कि मेरा आउटर लूप n टाइम्स चलेगा, यानी मेरे पास n रोज प्रिंट होंगी, n लाइंस प्रिंट होंगी। पर अब मुझे उन लाइंस में क्या प्रिंट करना है, व्हाट टू प्रिंट, उसको देखने के लिए मैं अपनी फर्स्ट लाइन को एनालाइज कर लेती हूँ और इन लाइंस को मैं एनालाइज करूंगी रोज की फॉर्म में। यहां पर हर एक लाइन के अंदर मैं क्या करने वाली हूं, अपनी एक रो बनाने वाली हूं।
मैंने क्या किया, अपनी i इज इक्वल टू फर्स्ट रो को एनालाइज किया। इसमें मैं क्या देखूंगी, मेरे 5 के डायरेक्टली ऊपर क्या प्रिंटेड है, एक स्पेस है। मेरे 4 के डायरेक्टली ऊपर क्या प्रिंटेड है, एक स्पेस है। मेरे 3 के डायरेक्टली ऊपर क्या है, एक स्पेस है। मेरे 2 के डायरेक्टली ऊपर एक स्पेस है। उसके बाद मैंने किसी नंबर को प्रिंट किया है, और हमें पता है नंबर के बाद वाली जो खाली स्पेसेस होती हैं, ये वाली खाली स्पेसेस, इसको तो हम कभी देखते ही नहीं, क्योंकि इनको हमें प्रिंट करवाना ही नहीं। तो 1 के सामने मेरे पास 4 स्पेसेस हैं। 2 के सामने अगर मैं देखूं, 5 के ऊपर वाला स्पेस, 4 के ऊपर वाला स्पेस, 3 के ऊपर वाला स्पेस, 3 स्पेसेस है मेरे पास। 3 के आगे अगर देखूं, 5 के ऊपर वाला स्पेस, 4 के ऊपर वाला स्पेस, 4 के आगे देखूं तो मेरे पास एक सिंगल स्पेस है, और 5 के आगे कोई स्पेस नहीं है। क्या इससे मुझे थोड़ा थोड़ा समझ में आ रहा है कि व्हाट टू प्रिंट में मेरे पास आंसर होगा कि मुझे सबसे पहले तो कुछ स्पेसेस प्रिंट करने हैं, उसके बाद मुझे कुछ नंबर्स प्रिंट करने हैं। यहां पे मेरे पास कुछ स्पेसेस हैं, फिर कुछ नंबर्स हैं। यहां पे मेरे पास कुछ स्पेसेस हैं, फिर कुछ नंबर्स हैं। यहां पे मेरे पास कुछ स्पेसेस हैं, फिर कुछ नंबर्स हैं। यहां पे मेरे पास कुछ स्पेसेस हैं, फिर मेरे पास कुछ नंबर्स हैं। यहां पे भी कुछ स्पेस है, भले ही वो स्पेस इज इक्वल टू 0, बट यहां पे फिर उसके बाद कुछ नंबर्स प्रिंटेड है। तो मेरे आउटर लूप का मैंने लॉजिक फिगर आउट कर लिया था। इनर लूप के अंदर मुझे दो इनर लूप्स लिखने पड़ेंगे। सबसे पहले इनर लूप की हेल्प से मैं स्पेसेस को प्रिंट करवाऊंगी, और दूसरे इनर लूप की हेल्प से मैं नंबर्स को प्रिंट करवाऊंगी। और ये जो नंबर प्रिंट होगा, ये विद स्पेस प्रिंट होगा। मतलब ये वाली स्पेस अलग है जो नंबर्स के बीच में आ रही है, और जो नंबर्स के सामने स्पेस आ रही है, ये वाली मेरी स्पेस अलग है। इस स्पेस के लिए मुझे ये लूप चलाना है, और नंबर्स वाले सारे पार्ट के लिए मुझे ये वाला लूप चलाना है। अब फिगर आउट करना है कि दोनों लूप्स के अंदर लिखा क्या जाएगा। तो आई होप कि इतना पार्ट सबको क्लियर होगा कि हमने ये स्पेसेस प्लस नंबर्स वाला लॉजिक हम कैसे लेकर आए। यस, ओके। अब सबसे पहले बात करते हैं स्पेसेस। अब मुझे फिगर आउट करना है स्पेसेस और नंबर्स मेरे रो नंबर से कैसे रिलेट करती हैं। हर बार हर पैटर्न के सवाल में हम यही करते थे, पहले अपना रो नंबर लिखते थे, जैसे i इज इक्वल टू 1 है, ये i इज इक्वल टू 2 है, ये i इज इक्वल टू 3 है, ये i इज इक्वल टू 4 है, एंड ये मेरा i इज इक्वल टू 5 है। रो नंबर मेरे स्पेसेस और मेरे नंबर्स के साथ कैसे रिलेट करता है। इसमें ईजी रहेगा मेरे लिए नंबर्स कैलकुलेट करना। तो पहले नंबर्स वाला लूप देखते हैं। क्या मैं कह सकती हूँ, जब मेरे i की वैल्यू 1 है तो मुझे 1 ही प्रिंट करना है, कितने टाइम्स, 1 टाइम्स। क्या मैं कह सकती हूँ, जब मेरे i की वैल्यू 2 है तो मुझे 2 ही प्रिंट करना है, कितने टाइम्स, 2 टाइम्स। क्या मैं कह सकती हूँ, जब मेरे i की वैल्यू 3 है तो मुझे 3 ही प्रिंट करना है, कितने टाइम्स 3 प्रिंट करना है, 3 टाइम्स। जब मेरे i की वैल्यू 4 है तो उस लाइन में मुझे 4 ही प्रिंट करना है, 4 टाइम्स। जब मेरे i की वैल्यू 5 है तो मुझे 5 ही प्रिंट करना है, कितनी बारी, 5 टाइम्स। तो इससे मुझे बहुत ही आसान लॉजिक मेरे लिए निकल कर आ रहा होगा। क्या आसान लॉजिक निकल कर आया, जो भी मेरे i की वैल्यू है, मतलब जिस भी रो पर मैं हूं, जिस भी लाइन पर मैं हूं, वही नंबर मुझे प्रिंट करना है और उतनी ही बार मुझे प्रिंट करना है। अगर मैं i इज इक्वल टू 4 पर हूं तो मुझे 4 ही प्रिंट करना है और 4 बार प्रिंट करना है। तो उसको प्रिंट करने का लॉजिक क्या रहेगा कि मैं एक लूप चला दूं जो j इज इक्वल टू 1 से j इज इक्वल टू i तक जाए। कितनी बार मेरा इनर लूप चलना चाहिए, जितनी बार मुझे नंबर प्रिंट करवाना है। कितनी बार मुझे नंबर प्रिंट करवाना है, मुझे i टाइम्स नंबर प्रिंट करवाना है। i अगर 4 है तो 4 टाइम्स प्रिंट करवाना है, i अगर 2 है तो 2 टाइम्स प्रिंट करवाना है। तो मेरा लूप कितने से कितने तक जाना चाहिए, मेरा लूप जाना चाहिए j इज इक्वल टू 1 से j इज इक्वल टू i तक। और हर बार उस लूप के अंदर मैं प्रिंट क्या करवाऊंगी, हर बार उस इनर लूप के अंदर मैं प्रिंट करवाऊंगी अपने i को। तो यहां पर एक लूप आएगा फॉर इंट j इज इक्वल टू 1 टू i, और उसके अंदर हर बार मैं क्या करवा रही हूँ, प्रिंट करवा रही हूँ अपने i को विद अ स्पेस। ये स्पेस क्यों प्रिंट करवाई मैंने, यहाँ एक्स्ट्रा स्पेस इसलिए प्रिंट करवाई क्योंकि हर एक मेरे नंबर के बीच में एक स्पेस आता है। तो ये स्पेस मेरे पैटर्न में रिफ्लेक्ट करे, इसीलिए स्पेस को नंबर को प्रिंट करवाने के बाद मुझे लिखना पड़ेगा अपनी आउटपुट स्टेटमेंट में। तो ये मैंने फिगर आउट कर लिया कि मेरे नंबर्स को मुझे प्रिंट कैसे करवाना है। रो नंबर से मैंने रिलेट किया, उतने टाइम्स ही मुझे लूप चलाना पड़ेगा और उसी नंबर को मुझे प्रिंट करवाना पड़ेगा। अब सेकेंड चीज फिगर आउट करने है स्पेसेस का। स्पेसेस के लिए अगर देखूं तो मेरा जो रो नंबर 1 है उसके अंदर मेरे पास स्पेसेस की वैल्यू 4 है। मेरा जो रो नंबर 2 है उसके अंदर स्पेसेस की वैल्यू मेरे पास 3 है। मेरा जो रो नंबर 3 है उसके अंदर स्पेसेस की वैल्यू मेरे पास 2 है। स्पेसेस यानी ये जो खाली जगह, पहला नंबर प्रिंट होने से पहले की जो खाली जगह है उसको मैं काउंट कर रही हूं।
अब मेरा जो रो नंबर 4 है उसके अंदर स्पेसेस की वैल्यू मेरे पास 1 है, मेरा जो रो नंबर 5 है उसके अंदर स्पेसेस की वैल्यू मेरे पास 0 है। अब इसको मैं ध्यान से देखूं तो हर बार क्या मैं कह सकती हूँ कि मेरे रो नंबर और मेरे स्पेसेस को अगर मैं ऐड कर दूं तो हमेशा सम 5 के इक्वल आ रहा है। जैसे जैसे मेरा रो नंबर बढ़ रहा है वैसे वैसे मेरे स्पेसेस कम हो रहे हैं और दोनों का सम हमेशा 5 के इक्वल आता है। यानी 1 + 4 5 है, 2 + 3 5 है, 3 + 2 5 है, 4 + 1 5 है, 5 + 0 5 है। इससे बहुत सिंपल मैथमेटिकल स्टेटमेंट में लिख सकती हूँ कि मेरा आई, मेरा जो रो नंबर है उसमें अगर मैं स्पेस ऐड कर दूं तो वो 5 के बराबर हो जाएगा। क्या ये 5 मेरा एन है? आई प्लस स्पेसेस की वैल्यू हमेशा मेरे एन के इक्वल आती है। यहां से मैंने लॉजिकली ये डिराइव किया है अपने स्पेसेस के बारे में। तो क्या मैं कह सकती हूँ कि मेरे स्पेसेस की वैल्यू अगर मुझे निकालनी हुई दैट विल बी इक्वल टू n माइनस आई, या इस तरफ आ गया। तो यहां से मुझे पता चल गया कि कितने स्पेसेस मुझे प्रिंट करवाने हैं, n माइनस आई के बराबर। ith रो पर अगर मैं हूं तो मेरा स्पेसेस वाला लूप 0 से लेकर 1 से लेकर n माइनस आई तक चलना चाहिए। तो क्या मैं कह सकती हूँ यहां पर जो j वाला लूप होगा वो 1 से लेकर n माइनस आई तक रन करेगा। अगर इसके भी मैं इनर लूप को लिखूं अच्छे से तो वो कुछ ऐसा दिखाई देगा। फॉर इंट j इज इक्वल टू 1 टू n माइनस आई, और इसके अंदर हम क्या प्रिंट करवा रहे होंगे? इसके अंदर हम प्रिंट करवाएंगे सिर्फ एक सिंगल स्पेस। जितनी मेरे आई की वैल्यू होगी उस हिसाब से मेरा n माइनस आई कैलकुलेट हो जाएगा, उस हिसाब से मैं उतनी ही स्पेसेस को प्रिंट करवा दूंगी। तो पूरे लॉजिक में हमने क्या देखा? सबसे पहले तो आउटर लूप को फिगर आउट किया कि 1 से लेकर n तक चलेगा। उसके बाद मैंने क्या किया? उसके बाद सोचना था कि क्या प्रिंट करना है, तो मैंने रोज की फॉर्म में इसको डिवाइड कर दिया। फिर देखा नंबर्स तो मुझे प्रिंट करने ही है, क्योंकि नाम ही क्वेश्चन का नंबर पिरामिड है, तो मेरे नंबर्स तो प्रिंट होंगे ही, पर हर नंबर को प्रिंट करवाने से पहले मुझे कुछ स्पेसेस को प्रिंट करवाना पड़ेगा। फिर मैंने एनालाइज किया कि कितनी स्पेसेस हर लाइन के अंदर, हर रो के अंदर आ रही है। नंबर्स वाला लॉजिक बनाना तो बहुत आसान था कि कितने करवाने हैं, फिर स्पेसेस वाला लॉजिक बनाया। एंड यूजुअली हर सवाल जो होता है ना उसमें पिरामिड टाइप शेप बन रही होती है, हाफ पिरामिड टाइप बन रही होती है। तो यूजुअली सवालों के अंदर n माइनस आई या n माइनस आई माइनस 1 इस तरीके का कोई कॉम्बिनेशन होता है जिसमें आई की वैल्यू n से सब्ट्रैक्ट हो रही होती है। फिर हम आगे पीछे एक और नंबर ऐड या सब्ट्रैक्ट करते हैं, उससे हम निकाल पाते हैं कि कितनी स्पेसेस हमारी प्रिंट होनी चाहिए। तो वहां से हमने प्रॉपर अपनी स्पेसेस निकाली हैं और अपने नंबर्स निकाले हैं। अब क्या करेंगे? इस पूरे सवाल को हम कोड में कन्वर्ट करेंगे। लॉजिकली बाहर एक आउटर लूप आएगा, उसके अंदर 2 इनर लूप्स आएंगे जिसमें पहले स्पेसेस प्रिंट होंगी फिर नंबर्स प्रिंट होंगे, एंड ये हमारा पूरा का पूरा पैटर्न हमारी स्क्रीन के ऊपर आ जाएगा। अब इसमें अगर किसी को कोई भी डाउट है तो एक बार मुझे Q&A में टाइप करके बता दें ताकि अभी के अभी मैं लॉजिकली देख सकूं। रिकॉर्डिंग मिलेगी, शुरू में ही बता दिया था, ठीक है। अच्छा, एक देयर इज समबडी जिसने कोड ही लिख के भेज दिया है पूरे सवाल का। गुड, इससे पता चलता है आपने कल की क्लास अटेंड की है, तो थैंक यू सो मच फॉर अटेंडिंग द क्लास। नो डाउट्स? नो डाउट्स? कोई पूछ रहा, राज भट्टाचार्य पूछ रहे हैं जे की वैल्यू 0 to I होनी चाहिए ना। मैं बता देती हूँ कि 0 to I क्यों नहीं होनी चाहिए। मतलब लूप्स को हम हर तरीके से लिख सकते हैं। लूप्स को लिखने के 2 तरीके होते हैं। या तो हम लूप को शुरू कर सकते हैं इंट j इज इक्वल टू 0, j लेस देन i, j प्लस प्लस। इसमें क्या होगा? मेरा लूप चलेगा i टाइम्स ई, पर उसकी वैल्यू 0 से लेकर i माइनस 1 तक जाएगी। क्यों i माइनस 1 तक जाएगी? क्योंकि j i से कम होना चाहिए। तो j i से 1 कम कब होगा? जब j की वैल्यू i माइनस 1 होगी। तो मेरा लूप 0 से i माइनस 1 तक जाएगा पर रन करेगा i टाइम्स ई। अब इसी सेम लूप को लिखने का दूसरा तरीका ये होगा इंट j इज इक्वल टू 1, j लेस देन इक्वल टू i, j प्लस प्लस। यहां पे क्या होगा? मेरा लूप चलेगा i टाइम्स ई, पर j की वैल्यू 1 से लेकर i तक जाएगी। मतलब ये लूप i के लिए भी रन करेगा, ये लूप सिर्फ i माइनस 1 तक रन करेगा। तो दोनों ही लूप सही हैं, पर क्योंकि पैटर्न्स के सवाल में जब हम 1 से शुरू करते हैं तो अंडरस्टैंडिंग ज्यादा बिल्ड होती है, इसीलिए मैंने अपने जो लूप हैं वो शुरू करने 1 के साथ। इसीलिए आपने नोटिस किया होगा आज तक जितनी भी क्लासेस हमने पैटर्न्स की लिखी है उसमें हम लूप 1 से शुरू करते आए हैं। पर हाँ, अगर आपको i इज इक्वल टू 0 वाला, j इज इक्वल टू 0 वाला तरीका ज्यादा लॉजिकल लगता है तो आप 0 से भी लूप अपना शुरू कर सकते हैं। स्पेसेस का मैं दोबारा हल्का सा कॉन्सेप्ट
रिवाइज करवा देती हूँ। मैंने सबसे पहले देखा आई की वैल्यू बढ़ती जा रही है, स्पेसेस मेरी घटती जा रही हैं। तो इससे मुझे क्या पता चला, इससे मुझे पता चला कि कुछ नेगेटिव होना चाहिए स्पेसेस के अंदर। अब फिर मैंने क्या देखा कि आई प्लस स्पेसेस हमेशा 5 के इक्वल होता है। तो मेरा आई प्लस स्पेसेस का जो सम है वो हमेशा मेरे एन के इक्वल है। तो यहां से मैंने निकाला स्पेसेस इज इक्वल टू एन माइनस आई। तो इससे मुझे पता चला मेरा जो स्पेसेस वाला इनर लूप है वो आई से लेकर एन माइनस आई तक चलना चाहिए। गॉट इट? ऑल राइट, नो डाउट्स। ठीक है, तो अब हम इस पूरे सवाल को कोड में कन्वर्ट करेंगे। तो उसके लिए मैं लैपटॉप की जो स्क्रीन है उसको शेयर कर देती हूँ। तो मेरा विजुअल स्टूडियो कोड दिख रहा होगा सबको। आई होप सबको दिख रहा है। एक बार यस यस, ओके ओके, यस विजिबल, ऑल राइट। मेरा विजुअल स्टूडियो कोड सबको दिख रहा है। फंक्शंस भी हम पढ़ चुके हैं, ये मेरा मेन फंक्शन है। अब मैं ऊपर एक फंक्शन बनाऊंगी अपने नंबर पिरामिड को प्रिंट करने के लिए। तो फंक्शन के लिए मैं लिखूंगी पब्लिक स्टैटिक। इस फंक्शन का रिटर्न टाइप वॉइड होने वाला है, क्योंकि ये फंक्शन कुछ नहीं रिटर्न करेगा, इसको सिर्फ अपने पैटर्न को प्रिंट करवाना है। तो यहां मैं लिखूंगी वॉइड, नाम इसको मैं दे देती हूँ नंबर पिरामिड। नंबर पिरामिड के अंदर मैंने पास किया है अपना इंटीजर एन। ये मेरा इंटीजर एन है जिसकी वैल्यू हमेशा मुझे गिवन नहीं होगी, यानी इसकी वैल्यू 5 भी हो सकती है, 4 भी हो सकती है, 7 भी हो सकती है, 8 भी हो सकती है। अब हमने जो पूरा लॉजिक बनाया था उसको हम यहाँ पर लिखेंगे। सबसे पहले क्या लिखने वाले हैं, सबसे पहले अपना आउटर लूप हम लिखेंगे। आउटर लूप के अंदर मुझे पता है मुझे एक आइटरेटर लेना था जो आई इज इक्वल टू 1 से लेकर जाएगा एन तक, आई प्लस प्लस, क्योंकि मुझे एन रोज को प्रिंट करवाना था। उसके बाद मेरा सबसे पहला इनर लूप जिसमें मैं प्रिंट करवाऊंगी स्पेसेस को। उसके बाद मुझे प्रिंट करवाना है अपने नंबर्स को। तो सबसे पहले स्पेसेस को प्रिंट करवाते हैं। इसके लिए लूप शुरू होगा इंट j इज इक्वल टू 1 से। मेरी स्पेसेस कहां से कहां तक जा रही थी, मेरी स्पेसेस जा रही थी j इज इक्वल टू 1 से n माइनस आई तक। तो पहले ज्यादा स्पेसेस हैं, फिर कम है, फिर कम है और कम है। तो ये जाएगा j इज इक्वल टू 1 से j इज लेस देन इक्वल टू n माइनस आई, j प्लस प्लस। यहां मुझे प्रिंट करवाना है हमेशा एक सिंगल स्पेस। यहाँ पे गलती से हमें प्रिंट एलन नहीं लिख देना। प्रिंट एलन जैसे ही लिख देंगे क्या होगा, नेक्स्ट लाइन में सारी की सारी स्पेसेस प्रिंट होगी। तो स्क्रीन के ऊपर इतनी सारी स्पेसेस आ जाएंगी कि कोई गिनती नहीं रहेगी। तो पैटर्न्स के अंदर ये खास हमें ध्यान देना होता है कि हम एलन ना लिख रहे हो, सिर्फ प्रिंट ही लिख रहे हो। ये मेरी स्पेसेस प्रिंट हो जाएंगी यहां से। एंड अब क्या करूंगी, अब नंबर्स को प्रिंट करवाऊंगी। तो उसके लिए लूप लिखना है इंट j इज इक्वल टू 1 से। ये वाला मेरा लूप जाएगा i तक, j प्लस प्लस, क्योंकि मुझे क्या करना है, i टाइम्स i को प्रिंट करवाना है। तो i टाइम्स के लिए लूप चला दिया, i को प्रिंट करवाने के लिए प्रिंट स्टेटमेंट लिख देंगे i। और हर बार नंबर को प्रिंट करने के बाद हमने देखा था कि स्पेस आएगा। तो क्या करना है, नंबर को प्रिंट करवाया, फिर मेरे पास स्पेस आएगा। और जैसे ही स्पेसेस प्लस नंबर्स का एक कॉम्बिनेशन प्रिंट हो गया, मतलब मेरी एक सिंगल लाइन प्रिंट हो गई। अब मुझे नेक्स्ट लाइन चाहिए, तो नेक्स्ट लाइन चाहिए तो मैं यहां पर प्रिंट करवा दूंगी अपनी नेक्स्ट लाइन। एंड इसको कर लेते हैं सेव। इस कोड को मैं हल्का सा छोटा करके दिखाती हूँ। तो ये मेरा पूरा नंबर पिरामिड का फंक्शन है जिसके अंदर आउटर लूप ये रहा। सबसे पहले मैंने स्पेसेस को प्रिंट करवाया है, उसके बाद मैंने नंबर्स को प्रिंट करवाया है। स्पेसेस प्लस नंबर्स का कॉम्बिनेशन एक सिंगल रो बनाता है। जैसे ही रो खत्म हो गई, नेक्स्ट लाइन कर देंगे, उसके बाद आई मेरा अपडेट हो जाएगा। अब यहां पे मैं रन करने वाली हूं अपने कोड को। पहले कॉल कर लेते हैं इसको मेन फंक्शन से, नंबर पिरामिड, इसमें पास करेंगे 5। इसको कर लेते हैं सेव एंड रन अगेन। तो ये क्या हुआ, मेरा वैसे का वैसा प्रिंट होकर पैटर्न आ गया है जैसा हमारी स्क्रीन के अंदर था। अब आप नोटिस करेंगे हर एक नंबर के बीच में मुझे स्पेस भी दिखाई दे रही है। शुरू वाली स्पेस तो थी, नंबर्स के बीच में भी स्पेस इंपॉर्टेंट है क्योंकि इस पैटर्न के अंदर ये बीच वाली स्पेस भी इंपॉर्टेंट है। अब मैं यहाँ n की जगह 7 पास कर दूं तो क्या होगा, तो मेरा 7 वाला पैटर्न दिखाई देने लग जाएगा जो कुछ ऐसा दिखेगा। n की जगह हम 3 भी पास कर सकते हैं। 3 अगर पास करूं तो मेरा छोटा सा पैटर्न आएगा जो कुछ ऐसा होगा, राइट। अब मुझे एक बार आप लोग बता दो Q&A के अंदर टाइप करके,
मुझे ये चीज बता दो कि क्या मुझे इस कोड को ड्राई रन करने की जरूरत है? किसी ने पूछा है हाउ मेनी फॉर लूप्स विल बी यूज्ड? ऑब्वियसली पहला मेरा आउटर लूप है, दूसरा मेरा एक इनर लूप है, तीसरा मेरा एक और इनर लूप है। तो इस क्वेश्चन के अंदर मैं टोटल 3 फॉर लूप्स को यूज कर रही हूं। नो, ड्राई रन करने की जरूरत नहीं है। नहीं है जरूरत, ओके, ऑल राइट, ठीक है। बाकी ड्राई रन के लिए भी मैंने स्लाइड बनाया हुआ था, बट ठीक है, इफ यू डोंट वांट मी टू ड्राई रन, आप इसको खुद से अकेले में बैठ के ड्राई रन कर सकते हैं। एंड मैं सजेस्ट करूंगी आपका जो ड्राई रन हो वो n इज इक्वल टू 3 के लिए आप ड्राई रन कर लें। ठीक है, अब हम करने वाले हैं, बढ़ने वाले हैं अपने नेक्स्ट सवाल की तरफ। ये रहा मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन में मुझे प्रिंट करना है पैलिंड्रोमिक पैटर्न विद नंबर्स। पैलिंड्रोम क्या होता है? हमने बहुत सारे वर्ड्स देखे होंगे इंग्लिश के अंदर, जैसे नून एक वर्ड होता है, या रेस कार एक वर्ड होता है, मैडम एक वर्ड होता है, मैम एक वर्ड होता है। तो ये सारे के सारे वर्ड्स को हम पैलिंड्रोम कहते हैं। पैलिंड्रोम इंग्लिश का एक शब्द है जिसका मतलब है जो चीज सामने से भी वैसी ही दिखेगी और पीछे से भी वैसी ही दिखेगी। यहां से मैं अगर अपने वर्ड को देखना शुरू करूं तो यहाँ पे पहले NOON दिखता है और पीछे से देखूं तो सेम दिखता है NOON। यहाँ से देखूं तो MADAM दिखता है, पीछे से देखूं तो MADAM दिखता है। यहाँ से देखूं तो RACECAR दिखता है, यहाँ से देखूं तो RACECAR दिखता है। तो ये तो होते हैं हमारे पैलिंड्रोम वर्ड्स जो इंग्लिश के अंदर होते हैं। ऐसे ही पैलिंड्रोम्स हमारे नंबर्स भी होते हैं। नंबर्स जैसे मैंने लिख दिया 121, मैंने लिख दिया 141, मैंने लिख दिया 1332331। इसमें क्या हुआ, सामने से पढ़ूंगी तो भी पहले 1 आएगा, फिर 2 3 आएंगे, फिर 2 आएगा, फिर 2 3 आएंगे, फिर एक 1 आएगा। पीछे से पढ़ूं तो भी पहले 1 आएगा, फिर 2 3 आएंगे, फिर 2 आएगा, फिर 2 3 आएंगे, फिर एक 1 आएगा। तो जो ऐसे जो नंबर्स होते हैं, नंबर्स के सीक्वेंसेस या ऐसे जो वर्ड्स होते हैं जो सामने से भी वैसे ही दिखते हैं, पीछे से भी वैसे ही दिखते हैं, उनको हम पैलिंड्रोम्स कहते हैं। तो यहाँ पे मुझे क्या करना है, मुझे एक नंबर पैटर्न को प्रिंट करना है जिसके अंदर नंबर्स के पैलिंड्रोम्स है। ये पैटर्न कैसा दिखता है? ये पैटर्न कुछ ऐसा दिखता है कि सबसे पहले तो यहाँ 1 है, मतलब मिडल जो है मेरे पैलिंड्रोम का उसके अंदर हमेशा 1 आता है। यहाँ पर 2 1 2 है, यहाँ पर 3 2 1 है, और फिर 2 3 है, 4 3 2 1 है, फिर 2 3 4 है, फिर 5 4 3 2 1 है, फिर 2 3 4 5 है। तो क्या मैं समझ पा रही हूँ कि पहले तो मेरे नंबर्स बढ़ रहे हैं, सॉरी पहले तो मेरे नंबर्स घट रहे हैं। पहले 5 है, फिर 4 है, फिर 3 है, फिर 2 है, फिर 1 है। यानी पहले तो कुछ डिसेंडिंग ऑर्डर का सीक्वेंस है, उसके बाद 2 से लेकर कुछ असेंडिंग ऑर्डर का सीक्वेंस है। कुछ ऐसा ही हो रहा है राइट नंबर्स के साथ। पहले बड़ा था नंबर, फिर वो घटते 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 1 पर पहुंच गया, फिर वो 1 से बढ़ते 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 जहां से शुरू हुआ था वहीं पर पहुंच गया। तो ऐसा कुछ सीक्वेंस है मेरे नंबर्स का। अब पैटर्न की लॉजिकली बात करते हैं। सबसे पहले पैटर्न के अंदर मुझे फिगर आउट करना होता है मेरा आउटर लूप कितनी बार चलेगा। मेरा आउटर लूप उतनी बार चलेगा जितना मेरा रो नंबर है। इस क्वेश्चन में मुझे n इज इक्वल टू 5 दिया हुआ है। क्यों? क्योंकि मेरे पास 5 लाइंस है, 5 5 का हम देख भी पा रहे हैं किस तरीके से सीक्वेंस बन रहा है। तो n इज इक्वल टू 5 मुझे ऑलरेडी गिवन है। अब मुझे टोटल नंबर ऑफ रोज को काउंट करना है। ये है 1, ये है 2, ये है 3, ये है 4, ये है 5। तो क्या मैं लिख सकती हूँ मेरा जो आउटर लूप है वो 1 से लेकर 5 तक चलेगा, या मैं इसको कह सकती हूँ वो 1 से लेकर n तक चलेगा क्योंकि n इज इक्वल टू 5। अब एक और स्पेशल चीज इस सवाल में नोट करने की कि यहाँ पर हमारे पास स्पेसेस नहीं है, मतलब 2 और 1 के बीच में कोई स्पेस नहीं है। ये 1 और 2 के बीच में कोई स्पेस नहीं है, 3 और 2 के बीच में कोई स्पेस नहीं है। ये सारे के सारे नंबर्स जो हैं सेम लाइन के अंदर प्रिंटेड है। तो यहाँ खास ध्यान हमें ये देना है कि जब भी हम नंबर्स को प्रिंट करवाएंगे इस सवाल के अंदर, बीच में हमें कोई एक्स्ट्रा स्पेस नहीं देनी है। अब मेरा आउटर लूप मैंने फिगर आउट कर लिया कि वो चलेगा 1 से लेकर n तक। अब सेकेंड क्वेश्चन जो मेरे दिमाग में आना चाहिए कि व्हाट टू प्रिंट, प्रिंट करना क्या है मुझे। मैंने फिगर आउट कर लिया आउटर लूप क्या है, अब प्रिंट क्या करूं। प्रिंट करने के लिए इसको भी, इस सवाल को भी मैं रोज में डिवाइड कर दूंगी। डिफरेंट डिफरेंट रोज की फॉर्म में मैं देखूंगी अपने सवाल को। ये मेरी फर्स्ट रो हो गई, ये मेरी सेकेंड रो हो गई, ये मेरी थर्ड रो हो गई, ये मेरी फोर्थ रो, एंड दिस इज माई फिफ्थ रो। अब यहाँ पे मुझे पता है दिस इज माई आई इज इक्वल टू 1, दिस इज माई आई इज इक्वल टू 2, दिस इज माई आई इज इक्वल टू 3, दिस इज माई आई इज इक्वल टू 4, दिस इज माई आई इज इक्वल टू 5।
हर बार इस पैटर्न के अंदर भी पहले क्या है, पहले कुछ स्पेसेस हैं, यहां पर 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 कुछ स्पेसेस हैं। उन स्पेसेस को प्रिंट करवाने के बाद हम नंबर्स को प्रिंट करवाते हैं। तो दिस पैटर्न इज ऑल्सो अ कॉम्बिनेशन ऑफ स्पेसेस प्लस नंबर्स, राइट। अब यहां पर हमारे लिए आसान रहेगा सबसे पहले स्पेसेस कैलकुलेट करना। तो स्पेसेस देख लेते हैं कैसे आई। पहले मेरे पास 5 के ऊपर वाली डायरेक्ट एक स्पेस आएगी, 4 के ऊपर वाली डायरेक्ट स्पेस, 3 के ऊपर वाली डायरेक्ट स्पेस, 4 के ऊपर वाली। तो क्या मैं कह सकती हूँ फॉर i इज इक्वल टू 1 मेरे स्पेसेस का नंबर 4 है। फॉर i इज इक्वल टू 2 मेरे स्पेसेस का नंबर 1 2 3 है। तो यहां मैं लिख सकती हूँ फॉर i इज इक्वल टू 2 स्पेसेस इज इक्वल टू 3। अब उसके बाद फॉर i इज इक्वल टू 3 कैन आई से द नंबर ऑफ स्पेसेस दैट आई हैव इज इक्वल टू 2। For I is equal to 4, the number of spaces is equal to 1. I is equal to 5 के लिए मेरे पास कोई स्पेस नहीं है, तो यहाँ स्पेस का नंबर जो है 0 हो जाएगा। वही सेम स्पेस की चीज यहाँ पे रिपीट हो रही है, एंड इनफैक्ट ये बहुत सारे पैटर्न्स पे रिपीट होगी। इसको हम बहुत आसानी से देख सकते हैं। I की वैल्यू जैसे जैसे बढ़ी, मेरे स्पेसेस की वैल्यू वैसे वैसे कम हुई। तो i की वैल्यू बढ़ रही है, स्पेसेस की वैल्यू कम हो रही है। इससे मुझे ये पता चल रहा है कि जो मेरा स्पेसेस है वो i का कुछ कॉम्बिनेशन है और उसमें i नेगेटिव में है, क्योंकि i बढ़ रहा है तो स्पेसेस कम हो रहा है, तो मतलब ओवरऑल स्पेसेस की वैल्यू कम हो रही है। अब सेम चीज मैं देख सकती हूँ कि मेरे i और स्पेसेस का सम हमेशा मेरे 5 के इक्वल आ रहा है। 1 + 4 इज इक्वल टू 5, 2 + 3 इज इक्वल टू 5, 3 + 2 इज इक्वल टू 5। तो i प्लस स्पेसेस इज इक्वल टू 5 इज इक्वल टू n। तो मेरा स्पेसेस जो होगा दैट विल बी n - i। ये तो मेरा इजियर पार्ट था इनर लूप का। इसमें मैंने फिगर आउट कर लिया मेरा जो स्पेसेस वाला लूप है वो चलेगा फॉर इंट j इज इक्वल टू 1 टू n - i के बराबर। मेरा पिछले वाला जो स्पेसेस वाला इनर लूप था वो भी इतना ही चला था। j इज इक्वल टू 1 से शुरू हुए थे, n - i तक गए थे। जैसे जैसे हम बढ़ते चले गए थे वैसे वैसे हमने एक एक स्पेस को प्रिंट किया था। तो स्पेसेस मैंने फिगर आउट कर लिया, अब मुझे नंबर्स को फिगर आउट करना है। ये वाला पार्ट हल्का सा इंटरेस्टिंग रहने वाला है कि नंबर्स को हम कैसे फिगर आउट करेंगे। अब यहां हम देख सकते हैं कि इस पूरे पैटर्न के अंदर नंबर्स जो हैं दो पार्ट्स में हम उनको डिवाइड कर सकते हैं। मैं उनको यहां पर डिवाइड करूंगी, मतलब ये लाइन जो मैंने खींची है ये उनको डिवाइड करने के लिए खींची है। यहां से लेकर यहां तक तो मेरे नंबर्स जो हैं वो डिसेंडिंग ऑर्डर में है, और यहां से लेकर यहां तक मेरे नंबर्स असेंडिंग ऑर्डर में। डिसेंडिंग ऑर्डर यानी जिस ऑर्डर में हम पहले बड़े थे उसके बाद छोटे 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 होते जा रहे हैं। असेंडिंग ऑर्डर यानी जिसमें पहले वैल्यू छोटी थी अब हम बड़े 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 होते जा रहे हैं। तो पहले वैल्यू 5 थी, अब हम घट के 1 तक आ रहे हैं। उसके बाद वैल्यू 2 से शुरू हो रही है और 5 तक जा रही है। इसके अंदर मैंने ये जो लाइन यहाँ पर खींची है, इस लाइन को यहाँ की जगह हम यहाँ भी खींच सकते थे, और फिर डिसेंडिंग मेरा 5 से 2 तक काउंट होता और असेंडिंग मेरा 1 से लेकर 5 तक काउंट होता। आप उसको उस तरीके से भी हम अपने लूप्स को बना सकते हैं, पर मैं इस लाइन के अकॉर्डिंग अपने लूप्स को बनाऊंगी। दोनों तरीके बिल्कुल सही हैं। अगर आपके दिमाग में दूसरा तरीका आया उसके हिसाब से आपने कोड कर दिया, कोड में पैटर्न सही प्रिंट हुआ, वो भी बिल्कुल कंप्लीटली करेक्ट है। अब मुझे यहाँ पर 2 तरीके के नंबर्स प्रिंट करवाने हैं। पहले मेरा डिसेंडिंग नंबर, फिर है मेरे असेंडिंग नंबर्स। तो 2 तरीके के नंबर्स प्रिंट करवाने हैं, तो मुझे नंबर्स के लिए 2 लूप्स लिखने पड़ेंगे। पहले मेरे डिसेंडिंग का लूप लिखना पड़ेगा, फिर मेरे असेंडिंग का लूप लिखना पड़ेगा। सबसे पहले डिसेंडिंग के लूप की बात करते हैं। फॉर i इज इक्वल टू 1 मेरा जो डिसेंडिंग वाला लूप है, क्या मैं कह सकती हूँ i इज इक्वल टू 1 के लिए ये डिसेंडिंग वाला लूप 1 से ही शुरू होता है और 1 पे ही खत्म हो जाता है। क्यों? क्योंकि i इज इक्वल टू 1 के लिए मेरे पास सिर्फ 1 प्रिंट हुआ है। तो मेरा डिसेंडिंग वाला लूप 1 से शुरू हुआ, 1 पे खत्म हो गया। और असेंडिंग वाला लूप वो तो चला ही नहीं कभी, क्योंकि डिसेंडिंग असेंडिंग के अंदर तो कुछ प्रिंट ही नहीं हुआ, ये वाली पूरी स्पेस खाली है। तो असेंडिंग का लूप i के लिए चलेगा ही नहीं, i इज इक्वल टू 1 के लिए। अब बात करते हैं i इज इक्वल टू 2 की। i इज इक्वल टू 2 के लिए मेरा जो डिसेंडिंग का लूप है वो 2 से लेकर 1 तक जा रहा है, तो 2 to 1 जाएगा। और असेंडिंग वाला लूप 2 से शुरू होगा और 2 तक ही जाएगा। तो 2 to 2 इज माई असेंडिंग लूप, 2 to 1 इज माई डिसेंडिंग लूप। अब बात करते हैं अपने i इज इक्वल टू 3 की। i इज इक्वल टू 3 के लिए डिसेंडिंग वाला लूप 3 से 1 तक जाएगा, तो 3 to 1, और असेंडिंग जाएगा 2 to 3। i इज इक्वल टू 4 के लिए डिसेंडिंग जाएगा 4 to 1 एंड असेंडिंग जाएगा 2 to 4। i इज इक्वल टू 5 के लिए डिसेंडिंग जाएगा 5 to 1, तो मैं यहां लिख दूंगी 5 to 1। असेंडिंग जाएगा 2 to 5, तो यहां लिख दूंगी मैं 2 to 5। तो इससे मैंने क्या फिगर आउट किया? इससे मैंने फिगर आउट किया जब मेरे i की वैल्यू 1 है
तो सिर्फ 1 प्रिंट हो रहा है। आई की वैल्यू 2 है तो मेरा लूप 2 से 1 तक जा रहा है, 3 है तो 3 से 1 तक जा रहा है, 4 है तो 4 से 1 तक जा रहा है, 5 है तो 5 से 1 तक जा रहा है। तो क्या ये अज्यूम करना सही रहेगा कि अगर आई की वैल्यू 8 होती तो ये 8 से 1 तक जाता, आई की वैल्यू 9 हो जाती तो ये 9 से 1 तक जाता। तो इससे मैं समराइज करके कह सकती हूँ कि मेरा ये वाला जो लूप है आई से लेकर 1 तक जाएगा, यानी ये मेरा आई माइनस माइनस डिक्रीमेंट होने वाला लूप है। इस लूप को मैं कैसे लिखूंगी, पुराने वाले को मैं रब कर देती हूं। इस वाले लूप को मैं कैसे लिखूंगी, इसको मैं लिखूंगी फॉर इंट j इज इक्वल टू आई, j जब तक ग्रेटर देन इक्वल टू 1 रहता है, j माइनस माइनस होगा इस लूप के अंदर। क्यों? क्योंकि मुझे डिसेंडिंग ऑर्डर में नंबर्स को प्रिंट करवाना है। कहां से कहां तक? रो नंबर पे डिपेंड करेगा। रो नंबर 5 होगा तो 5 से 1 तक जाएंगे, रो नंबर 3 होगा तो 3 से 1 तक जाएंगे, रो नंबर 1 होगा तो 1 से 1 तक जाएंगे। ये हो गया मेरा फर्स्ट लूप फॉर डिसेंडिंग। अब असेंडिंग के लिए कैसे लूप एनालाइज करना है? असेंडिंग वाले सारे लूप्स हमेशा 2 से शुरू होते हैं, क्योंकि 2 से ही नंबर्स हम प्रिंट करना शुरू करते हैं। अगर आई की वैल्यू 2 है तो 2 से 2 तक जाएंगे, आई की वैल्यू 3 है तो 2 से 3 तक जाएंगे, आई की वैल्यू 4 है तो 2 से 4 तक जाएंगे, आई की वैल्यू 5 है तो 2 से 5 तक जाएंगे। क्या मैं कह सकती हूँ यहाँ पे आई की वैल्यू 7 होती तो हम 2 से 7 तक जा रहे होते, आई की वैल्यू 8 होती तो हम 2 से 8 तक जा रहे होते। तो इससे मैंने ये समरी निकाली कि मुझे हमेशा 2 से लेकर अपने आई तक जाना है। तो इस लूप को भी मैं लिख सकती हूँ फॉर इंट j इज इक्वल टू 2 टू i, और हर बार इसमें j को मुझे करना है प्लस प्लस। तो यहाँ पे मेरे 3 इनर लूप्स बन रहे होंगे। एक होगा मेरा स्पेसेस वाला इनर लूप जो j इज इक्वल टू 1 से लेकर n माइनस आई तक जाएगा। एक होगा मेरा डिसेंडिंग नंबर्स वाला लूप जिसमें मैं अपना डिसेंडिंग नंबर्स वाला ये सीक्वेंस प्रिंट करवाऊंगी। उसके बाद आएगा मेरे असेंडिंग नंबर्स वाला लूप जिसमें मैं ये असेंडिंग नंबर्स वाला सीक्वेंस प्रिंट करवाऊंगी। तो 3 पार्ट्स में कर दिया है डिवाइड मैंने अपने पूरे के पूरे रो को। एक है मेरा स्पेसेस वाला पार्ट, एक है मेरा डिसेंडिंग वाला पार्ट, और एक है मेरा असेंडिंग वाला पार्ट। और इन्हीं 3 लूप्स को मैं सिंगल आउटर लूप के अंदर लिखने वाली हूं। और हर बार जब भी हम नंबर को प्रिंट करवाएंगे तो बीच में कोई भी स्पेसेस नहीं आएंगे। तो आई होप कि इतना लॉजिकल पार्ट कि कैसे हमने क्या क्या प्रिंट किया, कैसे कैसे प्रिंट करवाना है, कितने इनर लूप्स होने चाहिए, कितने आउटर लूप्स होने चाहिए, ये वाला सारा पार्ट अगर क्लियर है तो इसके बाद हम इसको डायरेक्टली कोड कर सकते हैं। तो एक बार जो भी डाउट अगर किसी को आ रहा है तो उसको आप मुझे लिखकर बता सकते हैं। किसी को कोई अगर डाउट आ रहा है तो उसको आप लिख सकते हैं। मुझे अभी तक कोई डाउट दिखा नहीं है। ऑल राइट, विजिबल, लाउड एंड क्लियर, ओके। इसके अंदर कितने लूप्स यूज होंगे? इसके अंदर 4 लूप्स यूज होंगे। एक होगा मेरा आउटर लूप, एक होगा मेरा स्पेसेस वाला लूप, एक होगा मेरा डिसेंडिंग नंबर्स वाला लूप, एक होगा मेरा असेंडिंग नंबर्स वाला लूप। टोटल 4 लूप्स को हम यूज करेंगे। एक आउटर होगा, 3 इनर लूप्स होंगे। अच्छा, अभिषेक को कोई इशू नहीं है, आयुषी को कोई इशू नहीं है। नो डाउट। देवज्योति घोष, ऑल राइट। इसको मैं हल्का सा और रिपीट कर दूं, जिसको थोड़ा सा एक्स्ट्रा टाइम लगे समझने में, उसके लिए हल्का सा रिपीट कर लेती हूँ। आउटर लूप तो हमें हमेशा पता ही होता है कैसे फिगर आउट करते हैं। टोटल नंबर ऑफ रोज हमने काउंट किए, उसके बाद क्या किया, हमने लिख दिया आई से लेकर, मतलब आई मेरे 1 से लेकर n तक जाएगा, जितने मेरे टोटल नंबर ऑफ रोज है विच इज n। अब फिगर आउट करना है क्या प्रिंट करना है। मैंने देख लिया रोज में डिवाइड करके कि मेरी हर एक सिंगल रो के अंदर पहले तो कुछ स्पेसेस आ रही थी, फिर कुछ डिसेंडिंग ऑर्डर का सीक्वेंस था जो बढ़ के कम वैल्यू तक आ रहा था, फिर कुछ असेंडिंग ऑर्डर का सीक्वेंस था जो कम से बड़ी वैल्यू तक जा रहा था। तो इससे मैंने फिगर आउट किया कि मुझे 3 चीजें प्रिंट करनी है। एक है स्पेसेस, एक है डिसेंडिंग ऑर्डर सीक्वेंस, एक है असेंडिंग ऑर्डर सीक्वेंस। तो 3 चीजें प्रिंट करनी है। तो उसी से पता चल गया कि मुझे 3 इनर लूप्स को लिखना है। स्पेसेस का मुझे पता ही है, जैसे जैसे आई घटा, जैसे जैसे आई बढ़ा, वैसे वैसे मेरे स्पेसेस कम हो गए। तो वहां से मैंने फिगर आउट किया कि आई प्लस स्पेसेस हमेशा n के इक्वल होते थे, तो मेरे स्पेसेस की वैल्यू n माइनस आई तक जाएगी। तो मेरा जो स्पेसेस वाला लूप है j इज इक्वल टू 1 से n माइनस आई तक जाएगा। उसके बाद डिसेंडिंग ऑर्डर के लिए, डिसेंडिंग सीक्वेंस के लिए मैंने देख लिया
कि i इज इक्वल टू 1 के लिए 1 से 1 तक जाना है, i इज इक्वल टू 2 के लिए 2 से 1 तक जाना है, i इज इक्वल टू 4 के लिए 4 से 1 तक जाना है, i इज इक्वल टू 5 के लिए 5 से 1 तक जाना है। तो जहां पर भी मैं हूं, जिस भी रो पर हूं, उस रो से लेकर मुझे 1 तक जाना है। तो j इज इक्वल टू i से लेकर लूप शुरू होगा, 1 तक जाएगा, हर बार j माइनस माइनस कर दूंगी डिसेंडिंग के अंदर। असेंडिंग के अंदर क्या होगा, असेंडिंग के अंदर i की वैल्यू 3 है तो 2 से 3 तक प्रिंट करवाएंगे, i की वैल्यू 4 है तो 2 से 4 तक प्रिंट करवाएंगे। तो इस तरीके से 2 से हमेशा लूप शुरू होगा, कहां तक जाएगा, जो भी मेरे i की वैल्यू है। एक बार अब हम इसका कोड लिख लेते हैं, कोड लिखेंगे तो और ज्यादा क्लैरिटी हमें आएगी। मैं अपने लैपटॉप की स्क्रीन दोबारा शेयर कर देती हूँ। आई होप मेरी स्क्रीन सबको विजिबल होगी। यहां पे हम कोड लिखने वाले हैं, इसको नाम देते हैं पैलिंड्रोमिक पैटर्न विद नंबर्स। तो फंक्शन लिखते हैं पब्लिक स्टैटिक वॉइड, इसका रिटर्न टाइप होगा पैलिंड्रोमिक पैटर्न विद नंबर्स। काफी बड़ा सा नाम हो गया। यूजुअली हम प्रैक्टिकल इंटरव्यूज के अंदर जब बैठेंगे तो इतने बड़े नाम नहीं रखेंगे फंक्शंस के, हमें क्लैरिटी हो कि हम किस टाइप का फंक्शन लिख रहे हैं, क्या इसके अंदर का कंटेंट होने वाला है, इसीलिए मैंने इतना बड़ा नाम दे दिया। यूजुअली 2 वर्ड्स मैक्सिमम, या उससे भी आप ज्यादा करना चाहते हो मैक्सिमम 3 वर्ड्स, और छोटे वर्ड्स थोड़े अच्छे से रीड करने में अच्छे लगे, रीड करने में प्यारे से लगे, देख के समझ में आ जाए इंटरव्यूअर को हम लिखना क्या चाहते हैं, उस तरीके के नाम हमें हमेशा वेरिएबल्स को एंड फंक्शंस को देने होते हैं। तो पैलिंड्रोमिक पैटर्न विद नंबर्स मुझे करवाना है, इसके अंदर मैं पास करूंगी अपना इंटीजर n। सबसे पहले मुझे क्या करना है, सबसे पहले मुझे अपने आउटर लूप को प्रिंट करना है। आउटर लूप को प्रिंट करने के लिए मैं शुरू करूंगी इंट i इज इक्वल टू 1 से, कहां तक जाएंगे, n तक। हर बार कर देंगे i को प्लस प्लस। अब मुझे क्या करना है, पहले मुझे कुछ स्पेसेस प्रिंट करवाने हैं, फिर मुझे डिसेंडिंग सीक्वेंस प्रिंट करवाना है, फिर मुझे असेंडिंग सीक्वेंस प्रिंट करवाना है। 3 चीजें प्रिंट करवानी है, स्पेसेस, डिसेंडिंग, असेंडिंग। तो सबसे पहले स्पेसेस का लूप लिख लेते हैं। फॉर इंट j इक्वल्स 1, j कहां तक जाएगा, n माइनस आई तक, j लेस देन इक्वल टू n माइनस आई। हर बार कर देंगे j को प्लस प्लस। मैंने क्या किया, हर बार अब प्रिंट करवा रही हूं इस लूप के अंदर एक स्पेस, क्योंकि ये मेरा स्पेसेस वाला इनर लूप है। नेक्स्ट हम बढ़ेंगे अपने डिसेंडिंग लूप की तरफ। इस लूप के अंदर मुझे j को लेकर जाना है फ्रॉम i, क्योंकि डिसेंडिंग ऑर्डर है, पहले बड़ा नंबर प्रिंट होगा, तो पहले i प्रिंट होगा, फिर i माइनस 1, फिर i माइनस 2, फिर i माइनस 3, और इस तरीके से हम i से लेकर 1 तक जाएंगे। तो j इज इक्वल टू 1 से शुरू होगा लूप, j ग्रेटर देन इक्वल टू 1 तक जाएगा, j इज इक्वल टू i से शुरू होगा, j ग्रेटर देन इक्वल टू 1 तक जाएगा, और हर बार हम j को कर देंगे माइनस माइनस। तो हर बार मुझे क्या प्रिंट करना है, हर बार मुझे अपने j को प्रिंट करना है। इस j को मैं प्रिंट करवा दूंगी, हर बार j की वैल्यू चेंज होती रहती है। जब i की वैल्यू 5 होगी तो j भी 5 से शुरू होगा, पहले 5 प्रिंट होगा, फिर 4 प्रिंट होगा, फिर 3 प्रिंट होगा, फिर 2 प्रिंट होगा, फिर 1 प्रिंट होगा। अब असेंडिंग वाला लूप लिखते हैं। फॉर इंट j इक्वल्स 1, ये शुरू होगा j इक्वल्स 1 से एंड जाएगा j लेस देन इक्वल्स, नहीं, असेंडिंग वाला लूप जो था हमेशा j इज इक्वल टू 2 से शुरू होता था और हमेशा i तक जाता था। तो इसको मैं शुरू करूंगी j इज इक्वल टू 2 से, और ये जाएगा j लेस देन इक्वल टू i तक, और हर बार कर दूंगी i j प्लस प्लस। इसमें मुझे हर बार प्रिंट करवाना है j को, और जैसे ही मैंने एक सिंगल रो के सारे एलिमेंट्स को प्रिंट करवा दिया, स्पेसेस प्रिंट करवा दिए, डिसेंडिंग प्रिंट करवा दिया, असेंडिंग प्रिंट करवा दिया, अब मुझे इस रो के लिए नेक्स्ट लाइन प्रिंट करवानी है। तो ये मैंने प्रिंट करवा दिया अपनी नेक्स्ट लाइन को। इसको हल्का सा समराइज कर लेते हैं। ये मेरा आउटर लूप रहा, उसके बाद ये सारे के सारे मेरे इनर लूप्स हैं। पहले कुछ स्पेसेस प्रिंट हो रही हैं पूरी की पूरी रो के अंदर, फिर डिसेंडिंग ऑर्डर में प्रिंट हो रहा है i से 1 तक, फिर असेंडिंग ऑर्डर में 2 से i तक, उसके बाद नेक्स्ट लाइन प्रिंट करवाई। अब मेन फंक्शन से इसको कॉल लगाएंगे, पैलिंड्रोमिक पैटर्न विद नंबर्स, इसमें n इज इक्वल टू 5 को मैं पास करूंगी। इसको कर लेते हैं टर्मिनल से रन। तो ये मेरा पैटर्न है जो कि प्रिंट हुआ है। फर्स्ट लाइन में आप कंपेयर करेंगे, 1 ही प्रिंट हुआ है, फिर 2 1 2, फिर 3 2 1 2 3, 4 3 2 1, एंड फिर 2 3 4, 5 4 3 2 1 एंड 2 3 4 5। इसको अगर मैं 7 के लिए रन करूं तो एक बड़ा सा पैटर्न मुझे दिखने लग जाएगा। दिस इज फॉर n इज इक्वल टू 7। इसको n इज इक्वल टू 3 के लिए भी रन कर सकते हैं। तो ये n इज इक्वल टू 3 के लिए आ गया है।
तो यहाँ से जिस भी स्टूडेंट को स्क्रीनशॉट लेना है या कुछ करना है, ऑल्दो इसकी क्लास की रिकॉर्डिंग बाद में अपलोड होगी, ये कोड्स भी प्रोवाइड किए जाएंगे, पर अभी अगर आपको अभी के अभी रन करके देखना है, स्क्रीनशॉट लेना है, तो इस पूरे पोर्शन का हम ले सकते हैं। दिस इज कॉल्ड पैलिंड्रोमिक पैटर्न विद नंबर्स। इसका स्क्रीनशॉट लेने के लिए मैं करीबन 10 सेकेंड आपको दे देती हूँ, तो इसको हम ले सकते हैं स्क्रीनशॉट। और इसके अंदर हमने नोटिस किया होगा पिछली बार की तरह नंबर्स के बाद मैंने स्पेसेस को प्रिंट नहीं करवाया। इस बार नंबर्स, एक नंबर और दूसरे नंबर के बीच में कोई स्पेस नहीं है, सिर्फ सिंगल लाइन के अंदर सारे के सारे नंबर एक फाइल के अंदर प्रिंट हो रहे हैं। अब इसका भी हम स्क्रीनशॉट ले सकते हैं नंबर पिरामिड का, अगर किसी को कोड चाहिए था और पहले नोट नहीं कर पाए साथ के साथ। ये मेरा आउटर लूप था, इसके अंदर ये मेरा स्पेसेस वाला इनर लूप था, इसके अंदर ये मैंने नंबर्स प्रिंट किए थे, एंड फाइनली मैंने नेक्स्ट लाइन को प्रिंट किया था। तो पहले वाला कोड मैंने कुछ इस तरीके से लिखा था। पैटर्न्स के सवालों के अंदर हम नेस्टेड लूप को बहुत अच्छे से करना सीखते हैं। अगर हमने लॉजिक समझ लिया, मैं आपको बिल्कुल बहुत अच्छे से सजेस्ट करूंगी कि अगर आप फर्स्ट टाइम नेस्टेड लूप्स को सीख रहे हैं, पैटर्न्स के सवाल कर रहे हैं, फंक्शंस को कर रहे हैं, तो ड्राई रन जरूर करके देखें। ड्राई रन से हमें पता चल जाएगा कि कोड इंटरनली चल कैसे रहा है, लॉजिक बन कैसे रहा है। उसके बाद में हमारे दिमाग के अंदर खुद से ही एमएल शुरू हो जाएगा कि अब मुझे कैसे लॉजिक को रेप्लिकेट करना है नए सवालों के अंदर, नए लॉजिक के अंदर। तो यहां पे आई होप जिसने लेना था स्क्रीनशॉट ले लिया है। इसको मैं अब स्टॉप कर रही हूं। तो सारे के सारे जो हैं कोड्स हमने लिख लिए हैं, दोनों प्रोग्राम्स को हमने रन कर लिया है। On the icon on the top right corner of the screen. अच्छा, लास्ट में एक स्टूडेंट कह रहे हैं लास्ट में थोड़ा सा दोबारा समझा दो नंबर लूप को। तो कितने लोगों को समझना है नंबर लूप दोबारा से स्टार्टिंग से, कि हम नंबर लूप में हमने डिसेंडिंग और असेंडिंग का कैसे लॉजिक फॉर्म किया, या फिर अगर किसी को ड्राई रन करवाना है तो एक बार प्लीज मुझे Q&A में बोल दो कि हम ड्राई रन कर सकते हैं क्या, या ड्राई रन लिख दो। ज्यादा स्टूडेंट्स को इशू होगा तो हम ड्राई रन भी कर लेंगे कोड को। इसके अंदर हमने टोटल 4 लूप्स को यूज किया है। अच्छा ठीक है, ओके, इसको ड्राई रन हम कर लेते हैं। ड्राई रन करने के लिए मैं सजेस्ट करूंगी कि सबसे पहले तो यहां पर ये जो कोड हमने लिखा था, ये इसका आपके पास स्क्रीनशॉट हो, इनफैक्ट इसका स्क्रीनशॉट मैं भी एक ले लेती हूं। इसका स्क्रीनशॉट लेकर हम इसको ड्राई रन करेंगे। कॉपी पेस्ट कर रही हूं मैं फोटो को। तब तक आप भी अपने साथ कोड का फोटो अगर है तो उसको रेडी रखिए। ओके अच्छा, कार्तिक पूछ रहे हैं येस्टरडे, हाँ कल एडवांस पैटर्न्स के अंदर बटरफ्लाई पैटर्न का वीडियो अपलोड हुआ था, तो उस वीडियो में बीच में कट लग गया था। तो उसके 2 पार्ट्स हैं। पहले पार्ट के अंदर एक्सप्लेनेशन का मेजॉरिटी पार्ट है, दूसरे पार्ट में एक्सप्लेनेशन ही कंटिन्यू हो रहा है, सेकंड पार्ट के अंदर फिर कोड आ जाता है बटरफ्लाई पैटर्न का। अब उसके दोनों वीडियोस अपलोडेड हैं, कोड वाला पार्ट भी, एक्सप्लेनेशन वाला पार्ट भी। तो कार्तिक आप जाके एक बार उसको रिफ्रेश करो पेज को, एंड उसके बाद आप देख सकते हो। ठीक है, ड्राई रन इसको करते हैं। एक बार मैं अपनी स्क्रीन भी शेयर कर देती हूँ। आई होप माई स्क्रीन इज विजिबल टू एवरीबॉडी। ये हमने कोड लिखा था, ये जो यहाँ लिखा है ये हमने कोड लिखा था, बहुत छोटा सा दिख रहा होगा बट इतना ही फोटो में आ सकता है। हम क्या करेंगे, n=3 के लिए ड्राई रन करेंगे, क्योंकि 5 के लिए ड्राई रन करना बहुत मुश्किल हो जाएगा। n=3 में ही हमें पूरा समझ आ जाएगा। हम देख पा रहे हैं यहाँ एक आउटर लूप है,
यहाँ पहला इनर लूप, दूसरा इनर लूप, तीसरा इनर लूप, फिर हमारी प्रिंट स्टेटमेंट। मुझे क्या करना है, ड्राई रन के लिए सबसे पहले तो मैं एक आउटपुट विंडो बना लेती हूँ। ये जो होने वाली है, दिस इज माय आउटपुट विंडो। अब सबसे पहले यहां पर मेरे आई की वैल्यू कहां से शुरू होगी, मेरे आई की वैल्यू शुरू होगी 1 के साथ। मुझे n इज इक्वल टू 3 दिया हुआ है इस क्वेश्चन में, आई की वैल्यू 1 के साथ शुरू होगी। तो सबसे पहले हम चेक करेंगे क्या आई लेस देन इक्वल टू n है। तो 1 के लिए तो ऑब्वियसली आई इज लेस देन इक्वल टू n। n की वैल्यू क्या है, n की वैल्यू 3 है, तो आई n से कम है। तो मैं अंदर आ जाऊंगी, मतलब इस फॉर लूप के मैं अंदर आ जाऊंगी। अब मैं आऊंगी सबसे पहले स्पेसेस वाले लूप में। स्पेसेस वाले लूप में मेरे j की वैल्यू शुरू होगी 1 के साथ। तो ये सबसे पहला लूप है जिसमें j की वैल्यू अभी 1 है। j की वैल्यू 1 है। अब j के लिए चेक होगा क्या j इज लेस देन इक्वल टू n माइनस आई। इस लूप के लिए n माइनस आई की वैल्यू क्या होगी, 3 माइनस आई, मतलब 3 माइनस 1 इज इक्वल टू 2। तो मेरा j जो है वो 1 से लेकर 2 तक चलेगा। तो इस केस में मुझे क्या करना है, इस केस में मेरे इस वाले इनर लूप के अंदर मैं जा रही हूँ क्योंकि ये कंडीशन ट्रू है। j की वैल्यू 1 है विच इज ऑब्वियसली लेस देन इक्वल टू n माइनस आई। तो उस केस में मैं प्रिंट करवा दूंगी एक सिंगल स्पेस। स्पेस को मैं ऐसे डैश की फॉर्म में दिखा रही हूँ ताकि हमें पता हो कि यहाँ पे हमने स्पेस को प्रिंट किया था। आई होप स्क्रीन इज विजिबल टू एवरीबॉडी। स्क्रीन सबको दिख रही है, राइट? मेरी जो स्लाइड्स हैं, मैंने जो अभी लिखा है वो सबको दिख रहा है। ये रिकॉर्डिंग हमारी क्लास की अपलोड होने वाली है, जहां पे हमारे नॉर्मल लेक्चर्स अपलोड होते हैं, वहीं पे एक और वीडियो अपीयर होनी शुरू हो जाएगी। ऑल राइट, ठीक है। तो मैंने क्या किया, मेरे j की वैल्यू 1 से शुरू हुई, j इज लेस देन इक्वल टू n माइनस आई, क्योंकि n माइनस आई की वैल्यू 2 है अभी। तो मैंने क्या किया, पहला स्पेस प्रिंट किया। जैसे ही पहला स्पेस प्रिंट किया, वापस से हम ऊपर आ जाएंगे और j हो जाएगा प्लस प्लस। j प्लस प्लस होते ही j की वैल्यू बढ़कर हो जाएगी 2 के बराबर। अब दोबारा से चेक होगा, इस फोटो के अंदर चेक हो रहा है, मतलब इस कोड के अंदर जो हमने कोड लिखा था, क्या j इज लेस देन इक्वल टू n माइनस आई। j की वैल्यू 2 है, n माइनस आई की वैल्यू 2 है, ऑब्वियसली दिस इज लेस देन इक्वल टू। तो इस बार भी ट्रू हो जाएगी स्टेटमेंट। तो दोबारा से लूप के अंदर जाएंगे और दोबारा से एक और स्पेस को हम प्रिंट करवा देंगे। तो 2 स्पेसेस मैंने प्रिंट करवा दिए। उसके बाद क्या होगा, वापस से हम ऊपर आएंगे और j हो जाएगा प्लस प्लस। जैसे ही j प्लस प्लस हुआ, मेरे j की वैल्यू बढ़कर हो जाएगी 3 के बराबर। जैसे ही j की वैल्यू 3 के बराबर हुई, दोबारा से यहाँ पर चेक होगा, क्या j लेस देन इक्वल टू n माइनस आई के बराबर है, मतलब 3 इज लेस देन इक्वल टू 2। ये कंडीशन फॉल्स हो जाएगी। जैसे ये कंडीशन फॉल्स हुई, हम डिसेंडिंग ऑर्डर वाले लूप में आ जाएंगे। डिसेंडिंग ऑर्डर वाले लूप में आए तो क्या हुआ, सबसे पहले दोबारा से सेकंड लूप चला जिसमें j दोबारा से इनिशियलाइज हुआ 1 के साथ। j की वैल्यू 1 है, नहीं, j की वैल्यू i के बराबर है विच इज इक्वल टू 1। और फिर मुझे j को लेकर जाना है जब तक j ग्रेटर देन इक्वल टू i नहीं होता। i की वैल्यू क्या है, यहाँ पर i की वैल्यू भी 1 है। इसको हल्का सा दोबारा शुरू कर लेते हैं सेकंड लूप को। फर्स्ट लूप मेरा खत्म हो गया स्पेसेस वाला। अब मैं आई डिसेंडिंग ऑर्डर वाले लूप में, यहाँ पे j की वैल्यू शुरू हुई i के साथ। तो मैं क्या करूंगी, सेकंड लूप शुरू हुआ, j की वैल्यू i के बराबर है, यानी j इज इक्वल टू 1। कहां तक चलेगा ये लूप, डिसेंडिंग ऑर्डर में चलेगा जब तक j इज ग्रेटर देन इक्वल टू 1 रहता है। मतलब 1 से लेकर 1 तक जाएगा क्योंकि i की वैल्यू 1 है। तो अभी ये लूप वाली जो स्टेटमेंट है दिस इज ट्रू, तो हम लूप के अंदर चले जाएंगे, हम प्रिंट कर देंगे j को। जैसे ही j को मैंने प्रिंट किया, वैसे ही j की वैल्यू प्रिंट हो जाएगी। और j की वैल्यू क्या है, j की वैल्यू 1 के इक्वल, तो यहाँ 1 प्रिंट हो जाएगा। जैसे ही 1 प्रिंट हुआ, हम क्या करेंगे, यहां से j को कर देंगे माइनस माइनस। j माइनस माइनस होकर क्या हो जाएगा, j माइनस माइनस होकर 0 हो जाएगा। दोबारा से कंडीशन चेक होगी, इज 0 ग्रेटर देन इक्वल टू 1, नो, 0 इज नॉट ग्रेटर देन इक्वल टू 1। तो यहां से लूप खत्म हो जाएगा और हम असेंडिंग ऑर्डर वाले लूप में आ जाएंगे। असेंडिंग ऑर्डर वाले लूप में आए तो थर्ड लूप शुरू हो गया j इज इक्वल टू 2 से। j इज इक्वल टू 2 से लूप शुरू होगा और कहां तक जाएगा, j लेस देन इक्वल टू i तक। मेरे i की वैल्यू क्या है, मेरे i की वैल्यू 1 है। तो यहाँ चेक होगा कि क्या j लेस देन इक्वल टू 1 है, क्या 2 लेस देन इक्वल टू 1 है, ऑब्वियसली नहीं है। तो ये वाले लूप के एक भी आइटरेशन के लिए नहीं चलेगा, यहाँ कुछ भी प्रिंट नहीं होगा। इस वाले लूप से हम सीधा यहाँ आ जाएंगे जहां हम प्रिंट करवा देंगे नेक्स्ट लाइन। जैसे ही नेक्स्ट लाइन प्रिंट की, हम आ गए इस लाइन के अंदर।
तो फर्स्ट लाइन के अंदर क्या हुआ, सिर्फ 2 स्पेसेस प्रिंट हुई और प्रिंट हुआ मेरे पास 1। अब आ जाते हैं सेकंड लाइन के अंदर। सेकंड लाइन यानी नेक्स्ट लाइन प्रिंट हो गया। अब मैं वापस ऊपर जाऊंगी और आई को कर दूंगी प्लस प्लस। जैसे ही आई प्लस प्लस हुआ, आई की वैल्यू क्या हो जाएगी, आई की वैल्यू 2 के बराबर हो जाएगी। फिर हम चलाएंगे अपना फर्स्ट लूप, फर्स्ट इनर लूप। फर्स्ट इनर लूप में जे इनिशियलाइज होगा 1 के साथ, तो जे की वैल्यू शुरू होगी 1 के साथ। कहां तक जाएगा स्पेसेस वाला लूप, n माइनस आई तक, मतलब 3 माइनस 2 यानी 1 तक। तो सबसे पहले चेक होगा क्या j लेस देन इक्वल टू n माइनस आई है, क्या j की वैल्यू लेस देन इक्वल टू 1 है, ऑब्वियसली है। तो इस केस में मुझे प्रिंट करवा देना एक सिंगल स्पेस को, तो यहां मैंने प्रिंट करवा दिया एक सिंगल स्पेस को। इसके बाद मैं क्या करूंगी, स्पेस को प्रिंट करवाने के बाद j को कर दूंगी प्लस प्लस। तो जैसे ही इसको हल्का सा फास्ट हम करेंगे, जैसे ही j की वैल्यू प्लस प्लस हुई, वो होकर बढ़कर बन गया 2। अब दोबारा चेक होगा कि क्या j इज लेस देन इक्वल टू n माइनस आई। ऑब्वियसली दिस इज नॉट लेस देन इक्वल टू n माइनस आई, क्योंकि 2 की वैल्यू बढ़ गई है अब 1 से। तो इस केस में हम क्या करेंगे, इस लूप पर आ जाएंगे डिसेंडिंग ऑर्डर वाले। यहाँ पे j की वैल्यू, सेकंड लूप शुरू हुआ है j इज इक्वल टू आई के साथ, मतलब j इज इक्वल टू 2 के साथ। ये लूप क्या करेगा, 2 से लेकर घटते घटते 1 तक जाएगा। इसका ड्राई रन मैं आपको सजेस्ट करूंगी, आप एक एक स्टेप खुद जाएं। 2 से लेकर 1 तक हमें खुद जाना है। तो इसके बाद क्या प्रिंट होगा, इसके बाद यहाँ पर 2 प्रिंट होगा, फिर 2 से घटकर इसकी वैल्यू 1 हो जाएगी, तो ये 1 प्रिंट हो जाएगा। इसके बाद मैं असेंडिंग ऑर्डर वाले लूप में जाऊंगी। असेंडिंग ऑर्डर वाले लूप में j की वैल्यू जो है शुरू होगी 2 के साथ। j की वैल्यू जैसे ही 2 के साथ शुरू हुई, मैं क्या करूंगी, 2 को प्रिंट करवाऊंगी। उसके बाद j की वैल्यू बढ़ेगी और j की वैल्यू हटकर हो जाएगी 3। पर क्या 3 लेस देन इक्वल टू आई है, 3 लेस देन इक्वल टू आई नहीं है। तो उस केस में मैं इससे भी निकल जाऊंगी और फिर मैं प्रिंट करवा दूंगी अपनी नेक्स्ट लाइन को। और फिर यहां से वापस जाकर मेरा आई हो जाएगा अब 3 के बराबर। तो i इज इक्वल टू 3 वाला हमें खुद लिखना है पेपर पेन पे। मैंने i इज इक्वल टू 1 के लिए करा दिया, i इज इक्वल टू 2 के लिए करा दिया है। अब यहां पर मैं हिंट दे देती हूँ कि क्या होने वाला है। ये तो पैटर्न प्रिंट हुआ, डैश डैश 1 मैंने करा दिया, उसके बाद डैश 2 1 2 मैंने करा दिया। थर्ड लाइन में अगर आप ड्राई रन करेंगे तो नेक्स्ट लाइन में कोई स्पेस नहीं होगी हमारे लिए, क्योंकि हमने नोटिस किया था n इज इक्वल टू 5 वाले में भी लास्ट लाइन में कोई स्पेस नहीं थी, n इज इक्वल टू 3 वाले में भी लास्ट लाइन में कोई स्पेस नहीं होगी। और क्या प्रिंट होगा लास्ट लाइन में आप ड्राई रन करेंगे तो 3 2 1 प्रिंट होगा, फिर 2 3 प्रिंट होगा। इसको एक बार खुद से ट्राई करना है, आज सोने से पहले इस वाली थर्ड लाइन को खुद से ट्राई करना है। इनफैक्ट इसका अभी एक स्क्रीनशॉट ले लेना है, स्क्रीनशॉट से आगे हम कंटिन्यू करेंगे। हम मतलब आप कंटिन्यू करेंगे इसको ड्राई रन करना, क्योंकि जब तक हम खुद से ड्राई रन नहीं करेंगे तब तक अंडरस्टैंडिंग नहीं आएगी। मैंने i इज इक्वल टू 1 i इज इक्वल टू 2 के लिए कर दिया। j को एक एक बढ़ाकर कैसे कैसे बढ़ाते हैं, कैसे कैसे j को डिक्रीज करना है यहाँ पे या इंक्रीज करना है यहाँ पे, वो मैंने बता दिया। लूप कहाँ से लेकर कहाँ तक जाएंगे, एक के बाद एक कौन से वाला इनर लूप रन होगा, वो वाला लॉजिक मैंने समझा लिया है। इस लाइन को स्पेशली नोट करना है, ये आपका i इज इक्वल टू 3 के लिए जब ड्राई रन करेंगे तो ये आउटपुट आना चाहिए थर्ड लाइन में। इसको टाली कर लेना कि सेम आउटपुट आ रहा है क्या। एंड इस तरीके से ये मेरा पैलिंड्रोमिक पैटर्न बन जाएगा फॉर n इज इक्वल टू 3। अब नेक्स्ट क्लास के अंदर जो कल अपलोड होगा हमारा चैप्टर, वो हमारा एरेस का चैप्टर अपलोड होगा। अब एरेस के चैप्टर के अंदर हम फाइनली डेटा स्ट्रक्चर्स एंड एल्गोरिथम्स को शुरू करेंगे, यानी हम कुछ ऐसे सवालों को देखने वाले हैं जो एक्चुअल इंटरव्यू प्रॉब्लम्स के अंदर आए हुए हैं, जो आप चाहे गूगल लेवल पर देख लें, अमेजॉन लेवल पर देख लें, आप माइक्रोसॉफ्ट लेवल पर देख लें, उसी तरीके के सवाल हमसे पूछे जाते हैं। कई बार मीडियम लेवल के 2 सवालों को हम प्रैक्टिस कर रहे होंगे और ये काफी अच्छे सवाल हैं। ये जो मैंने डीएसए शीट डाली हुई है अपना कॉलेज चैनल के ऊपर, जिसके अंदर 375 क्वेश्चंस है बेस्ड ऑन डीएसए जो हमें इंटरव्यू प्रिपरेशन के लिए करनी चाहिए, उनमें से ही 2 बहुत अच्छे मीडियम लेवल सवाल मैंने पिक किए हैं, उनको प्रॉपर मैंने सॉल्व करके दिखाया है। हो सकता है जो बिगिनर्स हो, जो फर्स्ट टाइम डीएसए कर रहे हैं, उनको हल्का सा प्रॉब्लम आए, पर क्या करना है, थोड़ा सा एक्स्ट्रा टाइम लगाना है, हार नहीं माननी है। हार मानेंगे तो इंटरव्यू के अंदर कैसे सॉल्व कर पाएंगे। अभी टाइम लगा लेंगे तो इंटरव्यू के अंदर सारी चीजें बहुत ही आसान लगने लगेंगी। तो अभी चाहे मुझे आधा घंटा एक्स्ट्रा लग जाए, चाहे मुझे 1 घंटा एक्स्ट्रा लग जाए, चाहे मुझे 1.5 घंटा एक्स्ट्रा लग जाए, कल जो सवाल आएंगे सारे के सारे उनको कल के कल ही खत्म करना है। और कल नहीं हो पाता तो परसों का भी आपको एम्पल टाइम मिलेगा, परसों खत्म कर लेना, पर उनको खत्म जरूर करना है नेक्स्ट क्लास से पहले, क्योंकि डीएसए के अंदर हम बहुत सारे टॉपिक्स को, बहुत सारे सवालों को एक्सटेंसिवली प्रैक्टिस करेंगे
और ये जो प्रैक्टिस है इसमें अब ज्यादा मटेरियल अपलोड होने वाला है, ज्यादा सवाल हमारे पास अपलोड होने वाले हैं, ज्यादा हम प्रॉब्लम्स को प्रैक्टिस करेंगे, ज्यादा मैं होमवर्क में प्रॉब्लम दे रही होंगी, और ये प्रॉब्लम ऐसी होंगी जिनको सॉल्व करने में हमें एक्स्ट्रा टाइम लगेगा। अभी तक हमने पैटर्न्स किया, फंक्शंस किया, अभी तक हमने बेसिक प्रोग्रामिंग सीखी, और जावा जो है इतनी है, अगर आप सी प्लस सीखने निकलेंगे तो उसमें हम वेरिएबल्स, ऑपरेटर्स, कंडीशनल, लूप्स, उसके बाद फंक्शंस, इतना ही सीखेंगे सी प्लस प्लस में एक्स्ट्रा। अब हमारा लॉजिक बिल्डिंग बहुत ज्यादा एक्सट्रीम लेवल पे शुरू होने वाला है एरेस के साथ। बहुत ही मजेदार टॉपिक्स आने वाले हैं, बहुत ही मजा आएगा आप कोडिंग करने में, क्योंकि हम वो कहते हैं ना प्रो लेवल, प्रो वाली कोडिंग एरेस के टॉपिक से शुरू हो जाएगी, एंड बिल्कुल लास्ट में प्रो डेटा स्ट्रक्चर्स तक हम बात कर रहे होंगे। बीच में कुछ कुछ लाइव सेशंस के अंदर मिलेंगे, बहुत सारी चीजों को डिस्कस करेंगे जो हमें पता होनी चाहिए। एक स्टूडेंट था जिसने काफी बार पूछा कि सेकंड ईयर के जो बच्चे हैं उनकी क्या स्ट्रैटेजी होनी चाहिए, तो मैं तो कहूंगी स्ट्रैटेजी आप अगर सेकंड ईयर के अंदर है तो यही होनी चाहिए कि अभी आप कोशिश करिए कि सेकंड ईयर के एंड में, अभी शुरू हुआ है अगर सेकंड ईयर के एंड में हम एक प्लेसमेंट को टारगेट कर रहे हो, हम एक इंटर्नशिप को टारगेट कर रहे हो, प्लेसमेंट को नहीं इंटर्नशिप को टारगेट कर रहे हो। सेकंड ईयर के एंड में इंटर्नशिप मिल जाए, नहीं तो थर्ड ईयर के एंड में तो मिल ही जाए। तो उसके लिए क्या करना है, उसके लिए अपना डीएसए स्ट्रॉन्ग करना है, सारे लाइव सेशंस को अटेंड करना है। लाइव सेशंस के अंदर जैसे मैं प्रोजेक्ट्स के बारे में बताऊंगी, कॉन्टेस्ट के बारे में बताऊंगी, रेज्यूमे कैसे बताना है, अप्लाई कहाँ पे करना है, वो सारी चीजों को अच्छे से फॉलो करना है। एंड 3 महीने के अंदर फिर हमारी वो मेंटालिटी बन जाएगी, और कुछ नहीं हुआ, कि हमें अगर आगे जाकर प्लेसमेंट्स और इंटर्नशिप्स को हम टारगेट कर रहे हैं तो क्या हमारी अप्रोच रहनी चाहिए। ये कोर्स खत्म भी हो जाता है, ये बैच खत्म भी हो जाता है, उसके बाद हम कैसे क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करें, उसके बाद हम कैसे अप्लाई करते रहे कंपनीज के अंदर, स्टार्टअप्स के अंदर, बड़ी कंपनीज के अंदर, वो वाला प्रोसेस हमें दिमाग में क्लियर हो जाएगा। पर उसके लिए जरूरी है कि अगले 2.5 से 3 महीने हम बहुत एक्सटेंसिवली कोर्स को प्रैक्टिस करें, टाइमली चीजों को कंप्लीट करें, क्वेश्चंस को कंप्लीट करें, क्योंकि वो हमने नहीं किया तो आगे वाली चीजें नहीं हो पाएंगी। फिर इंटरव्यू के अंदर सवाल ऐसे आएंगे तो हम उनको सॉल्व कैसे करेंगे, सॉल्व तभी कर पाएंगे जब हमारी प्रैक्टिस बहुत ही हमने डेडिकेशन के साथ, बहुत ही हार्डवर्क लगा के की होगी। तो आई होप कि आज के दोनों सवाल हमें क्लियर होंगे। रिकॉर्डिंग हमें मिल रही होगी इस पूरी क्लास की, उसको हम देख सकते हैं। किसी ने अगर पूछा है व्हाट इज ड्राई रन, तो ड्राई रन इज बेसिकली हमने पेपर पेन पे अपने कोड को सॉल्व करके देख लिया, दैट इज ड्राई रन। इससे पता चलता है लास्ट क्लासेस हमने नहीं देखी तो उनको हम बहुत अच्छे से देख लें। ऑल राइट, तो आज की क्लास को यहीं पे खत्म करते हैं। आई होप कि मजा आया होगा हमें, हमारी फर्स्ट लाइव क्लास अटेंड करके हमने सवालों को प्रैक्टिस किया, हमने 1-2 और बातें की, एंड नेक्स्ट जो आने वाली लाइव होगी, आज की लाइव तो खैर छोटी ही थी, इसको मैं बड़ी लाइव नहीं कहूंगी, ऑल्दो हम 1 घंटे से आई थिंक ज्यादा टाइम से ही बैठे हुए हैं। 9